क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ने लगे डिटेल में ना, तो फिर हम लोग को पता चलेगा जैसे कल ही 8 ही क्वेश्चन पढ़ पाए थे वैसे ही हम लोग 8 ही क्वेश्चन। इसीलिए जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी को पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में आए तो हम लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटे। हालांकि ये सारा जितना ऑप्शन इसमें दिया हुआ ना, इस ऑप्शन से रिलेटेड अभी बहुत क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव में ये सारा ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे उसको हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना उसको हम लोग डिटेल से जानते जाएंगे ना, तो सारा कुछ हम लोगों का क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अति वृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेवार है। यानी क्वेश्चन सीधी से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि स्तर को मतलब कि बढ़ाने में काम करता है, स्तर को प्रसार करने में मदद करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी और टेस्टोस्टेरोन। तो आप सभी को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, क्योंकि ये तो मेल हार्मोन है, ठीक है। ये बचा हम लोगों का 3 ऑप्शन। तो इसी 3 ऑप्शन में से हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। देखिए एस्ट्रोजन अगर कहीं भी आए ना, तो ये एस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि ब्रेस्ट को बढ़ाना और फिर पीरियड्स में काम आता है, ठीक है, ये हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन भी काम आता है, लेकिन इसका ज़्यादा काम जो है प्रोजेस्टेरोन में, देखिए क्या लगा हुआ है, प्रोजे, यानी कि प्रेगनेंसी जैसा साउंड आ रहा है ना, तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसका मेन काम प्रेगनेंसी के टाइम में ही होता है। हालांकि पीरियड्स में भी यानी मासिक धर्म में भी इसका होता है काम, लेकिन इसका जो हम लोग बोलते हैं ना मेन काम, तो उसका मेन काम प्रेगनेंसी में ही आता है। और ये जो है एस्ट्रोजन, इसका जो है ज़्यादा काम पीरियड्स में और फिर ब्रेस्ट को इंक्रीज, ये सारी चीज़ें ये एस्ट्रोजन का काम होता है, ठीक है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग आंसर, देखिए बहुत लोग आंसर गलत करेंगे, क्योंकि चलिए अब इसका आंसर सभी लोग देंगे। गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है, यानी गर्भकालीन आयु की गणना हम लोग कब से करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन, आखिरी माहवारी का 14 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर जो है इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो जो लोग भी अगर अच्छा से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ना, तो उसको मान लेंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत लोग का डी तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ए, बी और सी आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हम क्या बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माहवारी का हम लोग, माहवारी मतलब क्या, पीरियड्स को बोल रहा है, ठीक है। तो अंतिम सॉरी माहवारी मतलब तो सॉरी पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स ही होगा। आखिरी माहवारी बोल रहा है, तो आखिरी माहवारी का पहला दिन, माहवारी मतलब मासिक धर्म हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मासिक धर्म बोल सकते हैं। तो जब भी वो जिस महीना में मासिक धर्म आया हुआ है, जिस भी लास्ट महीना में उसको मासिक धर्म आया हुआ है, तो उसका पहला दिन से हम लोग उसको गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है, ठीक है। उसी दिन से हम लोग दिन को है हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि जो देखिए एलएमपी हम लोग पूछते हैं ना लास्ट मंथ पीरियड, ठीक है, तो उसको लास्ट मंथ पीरियड कब आया था हम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा डेट बताती है, जब उसको लास्ट महीना में किस दिन पीरियड आया हुआ है वही ना डेट बताती है, तो उसी दिन से हम लोग काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे ही रिलेट करके आप लोग याद रख लीजिएगा कि गर्भकालीन आयु की गणना कब की जाती है। आप लोग एलएमपी पूछती हैं तो एलएमपी कब का बताती है, वो जब महीना पिछला आया हुआ रहता है उसी का फर्स्ट दिन ही ना बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना कहलाता है। यानी गर्भावस्था के दौरान सभी को पता है कि गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है। तो वो सॉफ्ट हो जाती है तो इसको हम लोग एक लक्षण, एक इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसको एक नाम से जानते हैं। तो वो नाम कौन सा है, जर्मियर साइन, ओसिंडर साइन, गुडेल साइन की हैगर साइन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लक्षण दिया हुआ है ना, आप लोग के सामने 4 लक्षण दिख रहा है ना, ये चारों लक्षण जो है अपना लक्षण एग्जाम में दिखाता है। यानी ये जो है चारों के चारों एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडेल साइन, ठीक है। बहुत लोग का आंसर सही आ रहा था, गुडेल साइन ही होगा। जब भी सर्विक्स क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडेल साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुडेल साइन। जैगुआर साइन में क्या होता है ना कि इसमें जो योनि होती है, ठीक है, योनि का जो योनि से स्राव होते रहता है ना, तो ये स्राव जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। योनि का मतलब हिंदी इंग्लिश क्या हो गया, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, वेजाइना। तो वेजाइना में से जो स्राव होता है ना उसका कलर वहाँ पे उस टाइम गर्भावस्था के दौरान जब चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग जैगुआर साइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैगुआर साइन बोलेंगे। ओसिंडर साइन यहाँ पे दिया हुआ है। ओसिंडर साइन मतलब क्या, ओसिंडर साइन यानी कि ओसिंडर लक्षण है उसको हिंदी में। तो ओसिंडर साइन में क्या होता है ना कि वेजाइना में आप सभी को पता है, आप लोग खुद भी फील की होंगी कि वेजाइना में क्या होता है, स्पंदन होता है। यानी कि आप लोग कभी कभी फील की होंगी वहाँ पे ऐसा धक धक टाइप का। तो वो जो स्पंदन दर हो गया उसको हम लोग स्पंदन दर बोलेंगे। तो वो स्पंदन दर क्या होता है ना, स्पंदन दर में वृद्धि हो जाता है, यानी स्पंदन दर वो बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन। ये साइन आप लोग अगर किसी को भी नहीं पता हो तो वो ज़रूर से ज़रूर नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। गुडेल साइन तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, ठीक है, कि गुडेल साइन क्या होता है। यहाँ पे आया हैगर साइन। तो हैगर साइन में क्या होता है ना कि देखिए गर्भाशय का क्या होता है कि आकार, ऊपरी भाग जो होता है वो बड़ा हो जाता है और निचली भाग छोटा रहता है, क्योंकि जब उस टाइम भ्रूण बड़ा होते जाता है ना तो वो भ्रूण क्या ऊपरी हिस्सा में रहता है। सभी को पता है कि ऊपरी हिस्सा में रहता है। तो ऊपरी हिस्सा में रहता है तो वो जब जैसे जैसे बढ़ता है ना तो ऊपरी हिस्सा पहले यहाँ पे यूट्रस का बढ़ता है। तो आधा ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बड़ा हो जाता है और आधा निचला हिस्सा जो होता है वो ऊपरी की तुलना में क्या होता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा रहता है। तो इसी को हम लोग हैगर साइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सभी लोग बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत लोग आ रहा है, फिर से बता दीजिए, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। अगर किन्हीं लोग को अगर लिख रही होंगी तो अगर छूट गया होगा तो उसको फिर से मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना। तो गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स, यूट्रस सर्विक्स, इसका सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, गुडेल साइन हमारा हो गया। जैगुआर साइन क्या हो गया, जैगुआर साइन में होता है ये है ना कि जो भी वेजाइना होता है, वेजाइना का जो स्लेस वेजाइना से क्या कुछ पदार्थ निकलते रहता है ना तो उसको हम लोग स्लेस में बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्लेस में का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। वो कलर कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जैगमियर साइन बोलते हैं, जैगमियर साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैगमियर साइन, या फिर कहीं कहीं इसी को जैगुआर साइन भी बोलता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब वेजाइना का जो उसमें से जो स्लेस में होता है उसका कलर चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग जैगमियर साइन बोलते हैं। और सिंडर साइन किसे बोलेंगे, तो सिंडर साइन में क्या होता है ना कि वेजाइना का स्पंदन दर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। वेजाइना का क्या होता है, स्पंदन दर वृद्धि हो जाता है। और हैगर साइन में क्या होता है कि यूट्रस का आधा ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है निचले वाले हिस्सा की तुलना में। यानी सीधे से तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यूट्रस का ऊपरी भाग बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैगुआर साइन बोलेंगे। तो चलिए आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ नहीं है संकेत, यानी कि कौन सा ऐसा जो है इसमें से संकेत है जिससे हम लोग मानेंगे कि वो लेडी गर्भावस्था में नहीं है। यानी कि सीधी से यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि गर्भावस्था के दौरान इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है कि जो कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो चैडविक साइन है, बुर्जिन्स्की साइन है, हैगर साइंस है, गुडेल साइंस है। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि इसमें से कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो कि गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, यानी गर्भावस्था में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैडविक भी होगा, चैडविक होता है। ठीक है, और हैगर तो अभी पिछले बताए हैं, गुडेल साइन भी बताए हैं। तो आप लोगों को इस दोनों में से ही कन्फ्यूजन होगा, इस दोनों में से ही आप लोग कोई एक आंसर बताइए कि क्या होगा, चैडविक होगा या फिर बुर्जिन्स्की होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडजिन्स्की। वुडजिन्स्की का लक्षण जो है वो गर्भावस्था में नहीं होता है। वुडजिन्स्की में होता ये ना है कि ये एक प्रकार का टेस्ट है, वुडजिन्स्की टेस्ट। तो इससे क्या होता है ना कि यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या मात्रा ज्ञात किया जाता है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात किया जाता है वुडजिन्स्की में। ठीक है, ये गर्भावस्था का एक लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों लक्षण जो है गर्भावस्था में होता है वुडजिन्स्की को छोड़कर, क्योंकि वुडजिन्स्की टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी का आप लोग आंसर जो है ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, किनका सही और किनका गलत आ रहा है। लास्ट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर काउंट करके बताइएगा किनका कितना सही हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का परीक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा जो परीक्षण है वो गर्भावस्था में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा एलिजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनोसेस टेस्ट, एक बी नंबर है बेनेडिक्ट और डी है फ्लोरो इम्यूनोएसे। तो अभी हम जो लोग भी आप लोग थ्योरी का क्लास की होंगी तो उन लोगों को पढ़ाया गया है कि गर्भावस्था में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें उन लोग को बताया गया था एलिजा टेस्ट, ये तो एड्स के लिए किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी गर्भावस्था वाली आती है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको एड्स का जांच जो है ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। साथ में रेडियो इम्यूनो फ्लोरेइमेंस, ये सारा कुछ क्या हो गया है, क्या है, ये गर्भावस्था में ये एक टेस्ट किया जाता है, लेकिन बेनेडिक्ट जो होता है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था में कौन सा जांच किया जाता है, तो एलिजा, रेडियो में फ्लोरेसेंस और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, DAT आप लोगों को बताए थे, बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है DAT का, डायरेक्ट एगुलेनेशन टेस्ट। और फिर AIT भी बताए थे। ठीक है, AIT एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, एगुलेनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिए थे कि ये सारा जो है टेस्ट किस में किया जाता है, गर्भावस्था में ये सारा कुछ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है, तो क्विकनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, फंडल की ऊंचाई और सुनिश्चित उपास्थि, मोंटगोमरी डबरकल, और फिर है भ्रूण के दिल की आवाज़ का पता लगाना। तो ये कुछ पूछ रहा है कि दूसरा तिमाही यानी ये कब से स्टार्ट होता है। देखिए पहला तिमाही 0 से 12 सप्ताह पर 0 से 12 सप्ताह तक रहता है, और ये रहता है 13 से 28 सप्ताह तक दूसरा तिमाही, और तीसरा रहता है 29 से 40 सप्ताह तक। तीसरा तिमाही कब तक रहता है, 29 से 40 सप्ताह तक। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन सीधे से क्या बोला है कि 13 से 28 सप्ताह तक ये कौन सा जो इसमें से लक्षण है जो हम लोगों को
दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। आप सभी को पता है कि क्विकनिंग जो है वो दूसरे तिमाही में ही पता चलता है, दूसरे तिमाही से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फंडल की ऊंचाई और सुनिश्चित उपाय उपस्थिति। फंडल की ऊंचाई जो है वो दूसरे तिमाही तक तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम तक भी अभी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे तिमाही तीसरे तिमाही तक फंडल ऊंचाई मतलब आप लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ये जान सकती हैं कि पेट की ऊंचाई जो होती है ना, वो तो दूसरे तिमाही में अभी तो बढ़ेगा ही ना, तो वो सुनिश्चित कैसे है? सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो है भ्रूण की दिल की आवाज़ तो सुनाई ही देता है, और ये सारा कुछ उपस्थित रहता है। देखिए, क्विकनिंग क्या होता है ना, क्विकनिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा है कि क्विकनिंग में क्या होता है कि भ्रूण की जो गतिविधि होती है ना वो तेज़ हो जाती है, उसको हम लोग क्विकनिंग बोलेंगे। यानी कि भ्रूण की जो मूवमेंट होती है वो तेज़ हो जाती है, भ्रूण की मूवमेंट जो होता है पता चलने लगता है, इसी को हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। किसको बोलेंगे क्विकनिंग? भ्रूण की गतिविधि तेज़ हो जाती है तो उसको हम लोग क्विकनिंग बोलेंगे। ठीक है, किक मारता है। ठीक है, इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, किक मारता है, किक मारता है। ठीक है, क्विकनिंग, किक। ठीक है, ऐसा साउंड आ रहा है ना, तो ये दूसरे तिमाही से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आए कि नहीं, कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोग का प्रैक्टिस बढ़ेगा, और सारा जो उतना क्वेश्चन है उस पर हम लोगों का पकड़ बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले धरुन पर स्थित होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि बढ़ते भ्रूण का वह भाग, यानी भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले धरुन पर स्थित होता है, यानी कि भ्रूण का जो भाग होता है वो यूट्रस के जब निचले हिस्से में आ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाई बोलेंगे। लाई को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्थिति बोलते हैं। ठीक है, अवस्थिति। और यहाँ पे दिया हुआ है भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब यूट्रस में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का हिस्सा क्या हो जाएगा? यूट्रस के निचले भाग में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रस्तुति को हम लोग इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर जो है बहुत लोग का ए आ रहा था, तो ए राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। क्योंकि हम लोग प्रस्तुति किसको बोलेंगे? प्रेजेंटेशन किसके बोलेंगे? देखिए, ये है हमारा, मान लीजिए ये हो जाएगा यूट्रस। यूट्रस हो गया, इस यूट्रस के निचले भाग में भ्रूण का जो भी हिस्सा रहेगा जब आ जाता है ना, भ्रूण का निचला यूट्रस के निचले भाग में भ्रूण आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन, यानी भ्रूण की प्रेजेंटेशन। अब भ्रूण का कोई भी अंग हो सकता है, वो फिर वर्टेक्स हो यानी कि सिर हो, या फिर आईब्रो हो, फेस हो, या फिर अगर बच्चा उल्टा हो तो उसका पैर हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चाहे कोई भी अंग हो, वो उस भाग से है, यानी प्रस्तुति मतलब भ्रूण के उस भाग से है, भ्रूण के यानी फीटस के उस भाग से है जो यूट्रस के निचले भाग में स्थित है। यानी अगर आप लोगों से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रेजेंटेशन है, फीटस का क्या प्रेजेंटेशन है, तो अगर बच्चा सीधा है तो अगर सीधा है तो भ्रूण का कौन कौन सा प्रेजेंटेशन आप लोग को पता चलेगा? फेस पता चलेगा, या फिर आईब्रो, वर्टेक्स यानी सिर, यही सब ना पता चलेगा। तो वो सब जितना इसका हिस्सा हो गया ना, वो भ्रूण का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण की प्रस्तुति हो जाएगा। ठीक है,
तो सीधी सी आप लोग यही बात जान लीजिए कि जब भ्रूण जो है यूट्रस के निचले वाले हिस्से में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण की प्रस्तुति बोलेंगे। बस ये इतना सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। जब भ्रूण जो है यूट्रस के निचले भाग में आ जाता है तो उसको भ्रूण की प्रस्तुति बोलते हैं। ठीक है, ये लाई, एंटीट्यूड, स्थिति, ये सारा जो है अगला क्वेश्चन में आने वाला है, तो उसको वहाँ पे हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन आ गया, भ्रूण के विभिन्न भागों का आपस में संबंध कहलाता है। ठीक है, भ्रूण के विभिन्न भागों का आपस में संबंध क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति। तो क्या इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर जरूर से ज़रूर कमेंट में देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण का जब सभी अंग जो है आपस में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिकुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूण का एंटीट्यूड। ठीक है, भ्रूण का एंटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी भ्रूण क्या हो जाता है यूट्रस का निचले हिस्सा में आ जाएगा, यानी कि उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब निचले हिस्सा में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। तो उस टाइम क्या होता है ना कि वो जो बच्चा होता है, आप लोग देखी होंगी कि क्या होता है, बच्चा जो है अपने हाथ पैर सब कुछ मोड़े हुए रहता है, यानी कि वो सिकड़े हुए स्थिति में रहता है। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है कि आपस में जो है विभिन्न अंगों का आपस में संबंध। ठीक है, यानी विभिन्न अंग जो है एक पास आ जाते हैं, एक पास स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का हिंदी क्या होता है, अवस्था भी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब उसका मान लीजिए प्रेजेंटेशन हो गया यूट्रस के निचले हिस्सा में, तो एटीट्यूड का हम लोग अभी हिंदी क्या जाने हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका हिंदी अवस्था। ठीक है, ठीक है, अवस्था। तो वो जो है भ्रूण किस अवस्था में है, उसके आपस में अंग जो है कैसे हुए हैं, सिकड़े हुए हैं कि सिकड़े हुए नहीं है, वो किस स्थिति में है। ठीक है, किस स्थिति में है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे भ्रूण का एटीट्यूड। ठीक है, वो निचले हिस्से में आ गया, उसके बाद से निचले हिस्से में आ गया तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलेंगे, यानी कि प्रस्तुति बोलेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुति के बाद वो तो नीचे आ गया तो उसको हम लोग प्रस्तुति बोल दिए। लेकिन नीचे आने के बाद वो जो होता है, आप लोग किसी बेबी को देखी होंगी कि वो आपस में एकदम से सिकड़ा हुआ रहता है, वो आपस में सिकड़ा हुआ नहीं भी हो सकता है। तो वो किस अवस्था में है, सिकड़ा हुआ है कि सिकड़ा हुआ नहीं है, तो उसी का जो विभिन्न अंग होता है वो सिकड़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो इसी संबंध को हम लोग भ्रूण का एटीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आए कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, देखिए एक बार और बता देते हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ। देखिए भ्रूण का क्या हो गया, यूट्रस के निचले हिस्से में प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि उसकी प्रस्तुति हो गया। ठीक है, प्रस्तुति होने के बाद वो किस अवस्था में है, ठीक है, उसके अंग आपस में सिकड़े हुए हैं कि नहीं। ठीक है, वो सिकड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसी संबंध को हम लोग एटीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इसी संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीट्यूड, यानी कि भ्रूण का अंग जो है आपस में सिकड़ा हुआ है कि नहीं है, इसी संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर। देखिए फिर उसका आ गया, इसलिए हम जो है ऑप्शन में वहाँ पे जो दिया हुआ था ना, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी बताते फिर यहाँ पे भी बताते। अगर वहाँ बता देते फिर यहाँ पे आप लोग आंसर नहीं कर, यहाँ आंसर देने में आप लोग को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसका आंसर तो आप लोग को पता रहता है। तो ये जो है आप लोगों को जब पता नहीं रहेगा ना, तो उसका आंसर देने में भी आपको अच्छा लगेगा, और ये भी पता चल पाएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा, और फिर आप लोग का एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है आप लोग का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई है। देखिए यहाँ पे लाई आ गया, तो अब हम लोग लाई के बारे में जानेंगे। लाई मतलब इसका पिछले बार में अभी हम बताए थे कि अवस्थिति। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया, अवस्थिति। तो वो लाई मतलब क्या हो गया, अवस्थिति, यानी कि किस अवस्थिति में है,
किस स्थिति में है, ठीक है, वो तिरछा है कि सीधा है कि किस स्थिति में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इस फिगर में आप लोग देखिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये सारा जो है आप लोगों का लाई का टाइप है। देखिए ये बच्चा जो है हम लोग क्या बोलेंगे, जब आप लोग रिपोर्ट देखती होंगी, अगर आप लोग लेबर वार्ड में काम की होंगी तो रिपोर्ट आप लोग देखती होंगी, उसमें का तो लिखता होगा ब्रिज प्रेजेंटेशन, यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा उल्टा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो लाई का यही सब टाइप है ना, कि ब्रिज है कि वर्टेक्स है, तो ये सारा लॉन्गिट्यूडनल लाई है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वो सीधा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है, सीधा होता है। वो बच्चा तो सीधा है, मतलब ऐसे ही, ऐसे ये वाला सीधा, ये नहीं, वो वाला सिर वाला उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है आड़ा आप लोग बोलती हैं, आड़ा, ठीक है, उस स्थिति में रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग टाइप देख लीजिए। ट्रांसवर्स कैसे है, ट्रांसवर्स ऐसे पूरा ऐसे इस टाइप का ट्रांसवर्स रहेगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक कैसे आप लोग देती हैं, ऐसे देती हैं, तो ये बच्चा भ्रूण भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ब्रिज में ये देखिए बच्चा उल्टा रहता है। वर्टेक्स में क्या रहता है, ऐसा रहता है, उसका सीट दिखता है। और ये एक वर्टेक्स दो टाइप का होता है, वो पूरा सीधा और एक थोड़ा सा तिरछा रहता है, ठीक है, या लेकिन वर्टेक्स ही रहता है। तो वो सारा जो है वो लाई का आप लोग टाइप देख लें तो आप लोगों को लाई समझ में आ गया। लाई मतलब क्या हो गया, लाई का देखिए यहाँ पे सबसे आप लोग इसका मतलब अवस्थिति, यानी भ्रूण किस अवस्थिति में है, यानी कि तिरछा है, सीधा है, कि मतलब कैसा है, क्षैतिज है, अनुदैर्ध्य है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसका हिंदी होता है अनुदैर्ध्य। तो वही मतलब लाई मतलब यही हो गया कि बच्चा यानी भ्रूण कैसा है, तिरछा है, आड़ा है, कैसा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि सबसे सामान्य लाई इसमें से कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, आड़ा, तिरछा और स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग का सही आंसर आ रहा था लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में जैसे कि ये वाला आप लोगों को जो ऐसे सीधा टाइप का दिख रहा था, ये था लॉन्गिट्यूडनल। इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें ना, तो मतलब कि 99.5 99.5% लॉन्गिट्यूडनल ही केस आते हैं। 0.5% में ही ये आड़ा, तिरछा, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। तो सबसे सामान्य क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है सबसे सामान्य पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या जाने थे, प्रेजेंटेशन किसे बोले थे हम लोग, कि जब जो है भ्रूण जो है यूट्रस के निचले हिस्से में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन क्या है, देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन बताए थे ना, उस पिछला क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से आप लोग रिलेट कीजिए, ठीक है, कि वो जो हम लोग लाई पढ़े थे उस लाई में कौन सा केस ज़्यादा मिला था हम लोगों को, हम लोगों के क्या, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधा। तो जब वो बच्चा सीधा रहेगा तो उसमें जो है यही पूछ रहा है, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वो है, यानी कि अगर वो लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है यानी सीधा है, अगर वो सीधा है तो उसका कौन सा अंग हम लोग को प्रेजेंटेशन में मिलेगा, सेफेलिंक की पहाली की कंधा की आड़ा, क्या मिलेगा। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जब आप लोग रिलेट कीजिएगा ना, तो उसका क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेफेलिंक। सेफेलिंक में क्या होता है ना, कि इसमें प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति में क्या, उसका भ्रूण का सिर हम लोगों को रहता है, ठीक है, सिर हम लोगों को पता चलता है, तो इसी को हम लोग सेफेलिंक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सबसे जो है आम है, यानी सबसे सामान्य है प्रस्तुति, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन यही होता है सेफेलिंक का, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ में ये भी काउंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन राइट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। सिर्फ राइट बता दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन फिर से देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है। तो प्रस्तुति हम लोग जाने थे अभी कि क्या बोलते हैं। प्रस्तुति मतलब क्या होता है कि जब यूट्रस के निचले हिस्से में भ्रूण आ जाता है तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही प्रेजेंटेशन में पूछ रहा है कि कौन सा अंग जो होता है कि वो प्रेजेंटेशन के समय दिखाई देगा। सबसे आम अंग कौन सा है। तो ठीक है, तो सेफेलिंक होगा। ठीक है, सेफेलिंक में क्या होता है ना, सेफेलिक प्रेजेंटेशन में उसका सिर हम लोगों का दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे सामान्य प्रस्तुति हो जाएगा। चलिए अब समझ में आ गया। आप सभी लोग काउंट करके बताइए कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, सभी लोग काउंट करके बताइए। आंसर आ रहा है 15, 13, 10, 14, 13, 12, 11। बहुत लोग का बहुत अच्छा सही है। जिनका भी पूरा भी हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो उसमें जिनका 15 जो भी लिख रही हैं 13, इन लोगों का 14। तो ये जो है बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छी है, अच्छा है। गुड जॉब। ऐसे ही आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए और जो भी क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है ना उसको रिवीजन करते जाइए। ठीक है, बहुत लोगों का 6, 7, 5 आ रहा है ना, तो जो भी लोगों का 6, 7, 5 ये आ रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी ठीक नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से खुद से भी जो है सेल्फ स्टडी भी कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।